नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। दोस्तों, आनुवंशिकी क्या है और इसके महत्वपूर्ण नियम और इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। दोस्तों, जो विज्ञान है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, आपको पता है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें सजीवों में जो आनुवंशिक लक्षण हैं और जो विभिन्नताएं हैं सजीवों में, उनका अध्ययन किया जाता है। और उस शाखा का क्या नाम है? आनुवंशिकी नाम है। आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन द्वारा किया गया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। दोस्तों, जो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने किया। इसके बाद है सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के समय युग्म को विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि आनुवंशिक लक्षण और भिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह आनुवंशिकता है। लेकिन आनुवंशिक लक्षण क्या है दोस्तों? आनुवंशिक लक्षण क्या है कि आपने देखा होगा कि माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, अक्सर देखने को मिल जाता है हमें। और माता पिता श्वेत रंग के हैं तो बच्चे भी श्वेत होते हैं, और अगर माता पिता श्याम वर्ण के हैं तो बच्चे भी श्याम वर्ण के होते हैं। तो जो वर्ण है वो एक आनुवंशिक लक्षण है, और जो लंबाई है वो एक आनुवंशिक लक्षण है। तो ये है आनुवंशिक लक्षण। इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। दोस्तों, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से माता पिता से बच्चों में संचरण क्या कहलाता है? हेरिडिटी या वंशागति कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य परस्पर भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, जो जीव हैं उनके मध्य भिन्नता का कारण क्या है? जीन विनिमय है। इसके पश्चात हम आनुवंशिकता का जो में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम नियम है मेंडलवाद, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल है उसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। सबसे पहले विश्व में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी पर अध्ययन किया था, और जो वास्तविक सैद्धांतिक जो नियम थे वो दिए थे, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल के बारे में हम अब कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि हमें इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाए। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हैंजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बने। चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। दोस्तों, जो मेंडल ने प्रयोग किया था उद्यान मटर पर किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने प्रयोग किस पर किया, तो आप मटर नहीं बताएंगे। मटर नहीं बताएंगे। आपको क्या बताना है? आपको सदैव उद्यान मटर ही बताना है, क्योंकि उद्यान मटर की एक प्रजाति विशेष है। और जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए वो 7 वर्षों तक चले, और उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र रखा, और 1866 में ब्रून सोसाइटी ने उसका जो आगे प्रकाशन कर दिया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया गया। इन्हें मेंडलवाद कहते हैं। दोस्तों, जो मेंडल था उसने अपने प्रयोगों के आधार पर जो परिणाम निकाले और उनके बाद जो नियम बनाए, उन्हें क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों क्या है? मेंडल की सफलता के कारण क्या है? मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुआ? उसकी सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दोस्तों, मेंडल ने 7 वर्षों तक लगातार अपना प्रयोग जारी रखा और एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मटर के पादप में मेंडल ने 7 लक्षण बताए थे, तो उसने क्या किया? एक वर्ष में या एक समय में
एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी कि अगर उसने एक समय में, एक साल में उसने सोच लिया कि मुझे लंबाई पर कार्य करना है, लंबाई है लक्षण और मुझे लंबाई को लेकर चलना है और इसके सभी बारीकियों को समझना है, तो मैं इसे आसानी से या फिर बढ़िया तरीके से कर लूँगा। इस प्रकार मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। दोस्तों, मेंडल ने क्या किया कि जो अपने प्रयोग थे, संकरण के जो सभी महत्वपूर्ण आंकड़े थे, उनका क्या किया, सांख्यिकी विश्लेषण किया। सांख्यिकी विश्लेषण अर्थात उनको लिखित रूप में रख लिया, ताकि जब भी वह दूसरा प्रयोग करे तो पहले वाले प्रयोग को ध्यान में रखकर कार्य कर सके। दूसरा कारण हो गया। इसके पश्चात है तीसरा कारण, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादपों का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। दोस्तों, जो मेंडल ने मटर के पादप चुने थे, उनका जो चुनाव था वो सावधानीपूर्वक किया। और इसके पश्चात मटर के पादप का चयन। दोस्तों, मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना, उसके स्थान पर अन्य पादप क्यों नहीं चुना, इसके क्या कारण थे, तो देखते हैं। दोस्तों, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव किया। दोस्तों, जो मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय पादप होता है, यानी एक वर्ष में इसकी एक पीढ़ी पूर्ण हो जाती है। इसी कारण मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। इसका दूसरा कारण क्या था, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। दोस्तों, अब हम समझते हैं द्विलिंगी पुष्प और स्वपरागण क्या चीज़ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पुष्प होता है उसके अंदर दो होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर नामक केसर होते हैं दो। जिस पुष्प में ये दोनों उपस्थित होते हैं वो तो होता है द्विलिंगी पुष्प। यदि किसी पुष्प में इनमें से एक होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके पश्चात अब आपको मैं बताऊंगा स्वपरागण क्या है। दोस्तों, जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें स्वपरागण हो जाता है, क्योंकि दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो स्वपरागण हो जाता है। लेकिन जो एकलिंगी पुष्प होता है उसमें परपरागण करवाना पड़ता है। जो परपरागण होता है वो भंवरों द्वारा या वायु द्वारा होता है। इसके बाद है नंबर 3 पर है, विपुसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, विपुसन विधि क्या है? विपुसन विधि दोस्तों, आपको मैंने बताया कि जो पुष्प होता है उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। विपुसन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक को हटा दिया जाता है। एक को हटा दिया, मान लीजिए स्त्री केसर को हटा दिया, तो उसमें पुंकेसर रह जाता है और पुंकेसर रहने के बाद कृत्रिम रूप से परपरागण करवाया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से तो उनमें स्वपरागण होता है, लेकिन उसको हटाने के बाद कृत्रिम रूप से परपरागण करवाया जाना आसान हो जाता है। इसके पश्चात क्या है दोस्तों, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। दोस्तों, जो मटर का पादप है उसमें विभिन्न विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी लक्षण यानी आनुवंशिक लक्षण, जैसे लंबापन है, बौनापन है, और ये आनुवंशिक लक्षण है। तो मटर के पादप में ये जोड़े बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण मटर का पादप का चुनाव किया गया। इसके पश्चात है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, जो इस प्रकार है। दोस्तों, ये 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो पहला लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई। इसमें प्रभावी लक्षण पहला है और जो बाद वाला है लिखा हुआ डैश करके वो अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई, लंबा और बौना। पुष्प की स्थिति कक्षीय या अग्रस्त। कक्षीय अर्थात ऐसे खड़ा हुआ पुष्प या फिर मुरझाया हुआ पुष्प। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई या संकीर्ण, यानी जो परिपक्व पकी हुई फली है उसकी आकृति किस प्रकार है। जो मटर के पादप होता है उसकी आकृति, जो फली की आकृति फूली हुई है तो वो प्रभावी लक्षण है, और संकीर्ण है तो वो अप्रभावी लक्षण है। इसके पश्चात है, अपरिपक्व फली का रंग हरा या फिर पीला, पुष्प का रंग बैंगनी या फिर सफ़ेद। यानी कि जो पुष्प में प्रभावी लक्षण होगा वो तो होगा, पुष्प का रंग होगा प्रभावी, वो होगा बैंगनी, और जो अप्रभावी रंग होगा वो होगा सफ़ेद। अर्थात यदि पुष्प खराब स्थिति का है तो वो सफ़ेद रंग का होगा मटर का पुष्प। बीज की आकृति कैसी होगी, गोलाकार, यानी कि बीज की आकृति, यदि बीज जो प्रभावी है, बीज अच्छा है तो बीज की आकृति गोलादार होगी मटर के पादप की, और अगर प्रभावी नहीं है तो
झुर्रीदार होगी। बीज का रंग पीला और हरा। इसके पश्चात है मेंडलवाद की पुनर्खोज। दोस्तों, जो मेंडल के नियम थे उनको दुनिया ने कई सालों तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब इन नियमों की पुनर्खोज हुई, जब इनकी सत्यता की जांच की गई, तो जाकर इनको मान्यता मिली। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे, यानी 35 वर्ष तक किसी ने नहीं माना। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज, जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक ने पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। तब जाकर दुनिया ने इन्हें एक्सेप्ट किया। इसके बाद है दोस्तों आनुवंशिक शब्दावली। दोस्तों, आनुवंशिक शब्दावली आनुवंशिकी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इन तकनीकी शब्दों को समझकर ही हम आनुवंशिकी के नियम को समझ सकते हैं। तो पहला जो है शब्द वो क्या है? जीन। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। दोस्तों, एक कारक एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एक लक्षण है दोस्तों लंबापन। मटर के पादप का एक लक्षण क्या है? लंबापन। उसको नियंत्रित करने वाला जो कारक है उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। दोस्तों, मेंडल ने तो लक्षण को नियंत्रित करने वाले को कारक कहा और जॉनसन ने क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। जो दूसरा शब्द है तकनीकी शब्द वो है युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले दो युग्म विकल्पी, टी बड़ा लंबापन और छोटा टी बौनापन। दोस्तों, युग्म विकल्पी क्या है कि एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप हो सकते हैं, कि एक तो लंबापन है और एक छोटापन है, बौनापन है। तो ये विपर्यासी स्वरूप है। तो ये दोनों क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं, एक दूसरे के विकल्पी है। इसके बाद है समयुग्मजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो उसे समयुग्मजी कहते हैं। दोस्तों, कि जो युग्म विकल्पी हैं वो दोनों एक समान हो, इस प्रकार या फिर छोटे दोनों एक समान हो, दोनों एक समान, एक बड़ा एक छोटा न हो, तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। इसके बाद है विषमयुग्मजी। इसका विपरीत हो जाएगा समयुग्मजी का, कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। दोस्तों, कि जो युग्म विकल्पी हैं बड़ा टी और बड़ा टी अगर है तो वो समयुग्मजी है, और बड़ा टी और छोटा टी है तो वो क्या है? विषमयुग्मजी है। इसके पश्चात है लक्षण प्रारूप। किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी टीटी या विषमयुग्मजी टीटी हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जिस प्रकार वो बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी कि जो बड़ा टी और बड़ा टी दर्शाता है वो भी लंबा है, और जो बड़ा टी और छोटा टी दर्शा रहा है वो भी लंबा है। यह इसका बाह्य स्वरूप है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। इसके पश्चात है जीन प्रारूप। किसी सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा टी व अशुद्ध या विषमयुग्मजी बड़ा टी और छोटा टी। दोस्तों, जो बाहरी स्वरूप था उसे तो लक्षण प्रारूप कह दिया, लेकिन जो आंतरिक स्वरूप है, यानी कि एक तो बड़ा है और एक छोटा है, बाहरी स्वरूप में तो हम इसे लंबा कह सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप में देखा जाए तो इसे लंबा नहीं कहा जाता। इसे कहा जाता है विषमयुग्मजी लंबा। लंबा तो है किंतु अशुद्ध है, किंतु विषमयुग्मजी है। इसके बाद है दोस्तों प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है दोस्तों? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात जिस लक्षण ने स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर लिया, जैसे लंबापन है, वो F1 पीढ़ी में यदि अभिव्यक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो इसका विपरीत हो जाएगा। जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों? एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। दोस्तों, जिस संकरण में एक ही लक्षण
यानी कि आपने मान लिया कि पौधे की आकृति मैंने ले लिया एक ही लक्षण, तो पौधे की आकृति का यानी एक ही लक्षण है, तो इसे क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। इसके बाद जो अगर दो लक्षण ले लिए तो दो संकर द्विसंकर संकरण, और इसी प्रकार अगर तीन लक्षण ले लिए तो त्रिसंकर संकरण, और यदि मैंने बहुत सारे लक्षण ले लिए यानी कि 7 लक्षण बताए थे, उनमें सातों के सातों मैंने ले लिए, तो क्या कहलाएंगे, बहुसंकर संकरण। यानी 3 के बाद अगर आप कोई भी कितने भी लक्षण लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बहुसंकर संकरण कहलाता है। उसके बाद है परीक्षण संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में जो हमें संतति प्राप्त होती है उसका अगर हम अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक कौन सा होता है दोस्तों, जो टीटी होता है या फिर जो टीटी होता है वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण प्रारूप होता है, उसके साथ अगर F1 पीढ़ी का संकरण करवा दिया जाए तो क्या कहलाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। उसके बाद है संकर पूर्वज या पश्च संकरण। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। उसके बाद दोस्तों यानी कि F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षण प्रारूप के साथ संकरण करवाने पर तो हम कह रहे थे उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। लेकिन संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों यानी कि 2 जनक होते हैं उनमें से किसी एक के साथ भी करवा दिया जाए तो उसे पश्च संकरण कह सकते हैं। उसके बाद है व्युत्क्रम संकरण। वह संकरण जिसमें A पादप टीटी को नर व B पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए तथा दूसरे संकरण में पादप A को मादा और दूसरे को नर बना दिया जाए। यानी कि दोस्तों जिस क्रॉस में क्या हो, पहले तो एक को क्या मान लिया नर और बी को मादा मान लिया, उसके बाद क्या किया दूसरा जो संकरण करवाया उसमें ए को मादा मान लिया और बी को नर मान लिया, तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसके बाद नंबर 16 पर जो है वो है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। दोस्तों ये तो मात्र लिखने से स्पष्ट हो गया कि संतति प्राप्त करने के लिए जिनका आपस में संकरण करवाया जाता है वे होते हैं जनक पीढ़ी। और F1 पीढ़ी क्या होती है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, और F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद है एक संकर अनुपात। दोस्तों एक ही लक्षण का अध्ययन जिस संकरण में करवाया जाता है किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। और एक संकर संकरण में जिस अनुपात का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक संकर अनुपात कहा जाता है। और द्विसंकर अनुपात द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। दोस्तों आपको कुछ इनमें आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो मैंने बड़ा नहीं बनाया, तो अगले वीडियो में आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको बड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, शब्दावली आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। यह नियम निम्नलिखित हैं। दोस्तों मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें वंशागति या आनुवंशिकता के नियम भी कहा जाता है। और ये नियम कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नंबर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों माफ़ कीजिएगा भूलवश यह युग्मकों लिखा गया है, यहाँ युग्मकों आना था, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नंबर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों इन नियमों को हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला नियम है यहाँ पर प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी व्यक्ति दर्शाता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी व्यक्ति नहीं दर्शाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। दोस्तों इस नियम में मेंडल ने एक संकर संकरण करवाया। दोस्तों एक संकर संकरण क्या होता है, जिसमें किसी एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है।
किसी एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एक संकर संकरण कहा जाता है। तो इसके बाद है, इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है दोस्तों कि जो लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, और जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाता उसे अप्रभावी कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे टीटी पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बोने टीटी से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% लंबे टीटी प्राप्त होते हैं। दोस्तों यह संकरण किस प्रकार कराया जाता है ये भी आप देख सकते हैं कि जो शुद्ध लंबे है जो शुद्ध लंबे है कैपिटल टी, और ये जो शुद्ध बोने हैं स्मॉल टी, उनका आपस में संकरण करवाया जाएगा। इसमें यह है शुद्ध लंबे, इसमें से एक टी आप बाहर ले लें और इसमें से भी आप एक टी बाहर ले लें और इनमें आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। दोस्तों तो यह प्रभावी लक्षण है जो F1 पीढ़ी में प्रकट कर रहा है। तो F1 पीढ़ी में जो लंबापन है वो प्रकट हो रहा है, लेकिन वो जो बोनापन है वो प्रकट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, लंबापन प्रभावी लक्षण है और बोनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो देख लेते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोस्तों यह नियम भी मेंडल के एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इस पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मकों में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। तो सबसे पहली लाइन देखते हैं, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, दोस्तों F1 पीढ़ी का जो हमने प्रयोग किया था, जो हमने संतति प्राप्त की थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रभाविता के नियम में संतति प्राप्त क्या की थी, टीटी। विषम या अशुद्ध लंबे पौधे हमने प्राप्त कर लिए थे। तो अब इनका संकरण करवाया जाता है आगे। इनका द्विसंकरण करवाया जाता है ताकि हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हो सके। तो इसके पश्चात क्या करवाया जाता है, इसका आपस में संकरण करवाया जाता है कि इस प्रकार टी और इस प्रकार टी और टी। यहाँ पर हमें 2 टी प्राप्त होंगे इस प्रकार, मान लीजिए आप, और यहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी, और यहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी, और यहाँ पर टी, इस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। यदि समयुग्मजी लंबे पौधे लंबे टीटी एवं विषम युग्मजी बोने टीटी पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी एक संकर या विषम युग्मजी लंबे टीटी पौधे प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने जो प्रभाविता का नियम है उसमें समझ लिया था। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2 पीढ़ी में बोनेपन टीटी का लक्षण फिर प्रकट हो जाता है। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 तथा जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। दोस्तों अब हमने पढ़ लिया, अब हम इसे समझने का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो हमने प्रभाविता के नियम में किया था वो पुनः करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या किया था। समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधों का संकरण करवाया था। एक टी यहाँ से बाहर आया और एक टी यहाँ से हमने बाहर लिया, इसमें संकरण करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, टी। यह किसका मात्रक है दोस्तों,
यह मात्रक है विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे पादपों का मात्रक है। तो इस प्रकार हमें टीटी प्राप्त हुआ था। यह F1PD है दोस्तों, इसे क्या कहा गया, F1PD कहा गया, जो पितरों द्वारा किया जाता है दोस्तों, F1PD कहा गया। तो इसके पश्चात F1PD से हम F2PD प्राप्त करेंगे। किस प्रकार प्राप्त करेंगे वो भी देखते हैं कि F1PD में और टीटी हैं उसे हम इस प्रकार नर और मादा में विभक्त कर लेते हैं। इस प्रकार इनका संकरण करवाया जाता है। दोस्तों, जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है वो इसे दर्शाता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि जो बोनेपन का लक्षण है वो पूर्णतः समाप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं उस जीन के रूप में वो बचा रहता है। तो इसे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, हमें शुद्ध लंबे प्राप्त हुए और यहाँ पर अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। यहाँ पर हमें शुद्ध बोने प्राप्त हुए, फिर से करना चाहूँगा, माफ़ कीजिए, कि इस प्रकार हैं टी टी और टी टी। यहाँ पर हमें शुद्ध लंबे प्राप्त हुए और यहाँ पर हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, यहाँ पर भी हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर शुद्ध बोने प्राप्त हो गए। दोस्तों, जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो 3:1 बन जाता है। यह लक्षण प्रारूप आप समझिए कि जो बाहर हमें दिखता है उसे लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। 3 हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं लेकिन 1 हमें बोना दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर 3:1 आ गया। दोस्तों, यह नियम इस चीज़ को दर्शाता है कि जो बोनापन का लक्षण है वो F2PD में आकर पुनः अपने आप को अभिव्यक्त कर लेता है, यानी वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। और इसका जीन प्रारूप अनुपात दोस्तों 1:2:1 होगा। यह कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, जो भीतर होता है, जो अंदर का होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो शुद्ध लंबे हैं वो 1 प्राप्त हो रहा है और जो अशुद्ध लंबे हैं वो हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 2, और जो शुद्ध बोने हैं वो 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1:2:1। इसके बाद है दोस्तों तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। दोस्तों, जो 2 नियम हमने पहले पढ़े थे वो एक संकर संकरण पर आधारित थे, उनमें एक ही लक्षण लिया गया था, इनमें हम 2 लक्षण लेंगे इस नियम में। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। दोस्तों, इसमें इस चीज़ को बताया गया है कि यदि हम 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करें तो एक लक्षण का की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो लक्षण है वो स्वतंत्र रहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार YYRR बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार YYRR बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 लक्षण विपर्यासी लक्षण मैं बता देता हूँ, एक तो है पीला और दूसरा है गोलाकार या झुर्रीदार। ठीक है दोस्तों, जो प्रभावी नियम है, यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो है प्रभावी लक्षण बीज का जो रंग है वो है पीला, एक है प्रभावी लक्षण पीला और दूसरा जो प्रभावी लक्षण है वो है गोलाकार। दोस्तों, और जो अप्रभावी लक्षण है यहाँ पर वो कौन सा है दोस्तों, अप्रभावी लक्षण यहाँ पर है, एक तो है हरा और दूसरा है झुर्रीदार। तो इसके पश्चात
अब हम इस प्रयोग को और अच्छे से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया कि एक तो है वाई वाई आर आर पीले गोलाकार और वाई वाई आर आर, और दूसरा है यहाँ पर जो हरा झुर्रीदार है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इनका आपस में संकरण करवाएंगे। यहाँ पर वाई आर एक बाहर आएगा और यहाँ पर एक वाई आर बाहर आएगा। इनका संकरण करवाने पर बड़ा वाई एक छोटा वाई और एक बड़ा आर और एक छोटा आर, यानी यहाँ पर हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पूर्णतः पीले गोलाकार विषम युग्मजी दिखाई देते हैं, यानी समयुग्मजी नहीं है, यानी पूर्णतः शुद्ध नहीं है। और इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि अब हमें प्राप्त हो गया है वाई वाई आर और आर। ये है F1PD के नतीजे और इनका आपस में संकरण करेंगे दोनों तरफ। जिस प्रकार हमने दूसरे नियम में किया था उसी प्रकार हम तीसरे नियम में किए। तो इनमें दोस्तों 4 खंड बना लिए गए हैं। एक तो है y के साथ r, एक है y के साथ स्मॉल y और एक है y के साथ स्मॉल r और एक है r r। ये 4 लक्षण हैं, इनका आपस में संकरण करवाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों वाई आर का वाई आर से संकरण करवाने पर पीला गोलाकार पूर्णतः शुद्ध हमें प्राप्त हो जाता है, और वाई आर का स्मॉल वाई आर से पीला गोलाकार इस प्रकार संकरण करवाने से हमें पीला गोलाकार प्राप्त हो रहा है। ये दोस्तों F2PD है, वो F1PD थी। पीला गोलाकार और फिर पीला गोलाकार पीला झुर्रीदार। दोस्तों झुर्रीदार क्यों आ गया दोस्तों? जो स्मॉल आई है वो झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है, सॉरी स्मॉल जो आर है दोनों, अगर स्मॉल दोनों आर आ जाए तो झुर्रीदार को प्रदर्शित करेंगे, और अगर दोनों स्मॉल वाई आ जाए तो हरे को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर वाई जो कैपिटल वाई है, डबल आ जाए तो पीले को प्रदर्शित करेंगे, और अगर कैपिटल आर आ जाए दोनों, वो गोलाकार को प्रदर्शित करेंगे। एक बड़ा एक छोटा आने पर भी गोलाकार प्रदर्शित होगा। हरा गोलाकार पीला गोलाकार पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार और हरा झुर्रीदार। दोस्तों यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात क्या रहेगा हम देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम पीले गोलाकार गिनते हैं, कितने हैं इसमें। पीले गोलाकार 1 2 3 4 5 6 7 8 और पीला गोलाकार 1 9। तो पीले गोलाकार दोस्तों यहाँ पर हो गए हमारे 9। और इसके पश्चात है हम देखेंगे पीला झुर्रीदार देखते हैं। 1 पीला झुर्रीदार 1 2 पीला झुर्रीदार 3। तो दोस्तों 9:3 हो गया हमारा। इसके पश्चात हम देखते हैं पीला झुर्रीदार के बाद जो तीसरा जो लक्षण है वो यहाँ पर हमें हरा गोलाकार दिखाई दे रहा है। हरा गोलाकार 1, हरा गोलाकार 2 और हरा गोलाकार 3। तो 3 फिर हो गया। इसके पश्चात हरा झुर्रीदार दिखाई दे रहा है हमें। हरा झुर्रीदार दोस्तों एक ही है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या अनुपात था दोस्तों? 9:3:3:1 यहाँ पर हमें
जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो प्राप्त हो जाता है। तो लक्षण प्रारूप अनुपात दोस्तों क्या हो गया, 9:3:3:1। तो यहाँ पर दोस्तों जो 9 है वो पीले गोलाकार हैं, और जो 3 है वो पीले झुर्रीदार हैं, और 3 हरे गोलाकार हैं, और 1 हरा झुर्रीदार है। और इसी प्रकार हमें जीन प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं समयुग्मजी लंबे। तो दोस्तों समयुग्मजी लंबे यहाँ पर कितने प्राप्त होंगे हमें। समयुग्मजी पीले गोलाकार, समयुग्मजी यानी शुद्ध पीले गोलाकार हमें कितने प्राप्त होंगे, एक ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, वाई वाई आर आर दोनों कैपिटल हों, जिसमें वाई भी कैपिटल हों और आर भी सारे वर्ड्स कैपिटल हों। तो हमें ऐसे कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, एक ही प्राप्त हो रहा है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक अनुपात, और जो बड़ा वाई छोटा वाई और डबल आर हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, बड़ा वाई छोटा वाई और डबल आर, यानी तो ये हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। वाई वाई एक तो आप देख पा रहे हैं, एक ये रहा वाई वाई और आर आर। इसके बाद दूसरा जो है वो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है वाई वाई आर आर, और ये 2 हमें इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। तो 1:2 हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं स्टार्टिंग में, इसके बाद ये देखते हैं हम दोस्तों कि डबल वाई और एक आर बड़ा एक आर छोटा। तो ये हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, एक ये हो गया दोस्तों, एक तो ये हो गया, और एक और यहाँ पर एक और देखते हैं। एक ये है और एक ये रहा दोस्तों। तो हमें अब तक अनुपात हो गया 1:2:2 प्राप्त हो चुका है। और अब हम देखते हैं बड़ा वाई छोटा वाई और बड़ा आर छोटा आर। तो बड़ा वाई देखते हैं सबसे पहले, बड़ा वाई छोटा वाई ये देखते हैं अब हम कि ये कितने हैं यहाँ पर। बड़ा वाई छोटा वाई 1 2 और 3, 1 2 3 और यहाँ पर चौथा हमें ये प्राप्त हो गया, जो हमें इस प्रकार लाइन में प्राप्त हो रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पर हम लाइन में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गया, 1:2:2:4 प्राप्त हो चुका है अभी तक हमें जीन प्रारूप अनुपात। और अब हम देखते हैं 2 स्मॉल वाई। अब हम ये देखते हैं 2 स्मॉल वाई और 2 बड़े आर कितने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे एक ही है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो जीन प्रारूप अनुपात है वो आप ध्यान से देखेंगे तो 1:4:1:1:1:2:1 प्राप्त होगा। दोस्तों इनमें कुछ मैंने आपको अनुपात बता दिए हैं और कुछ आप स्वयं ढूंढें। इस प्रकार जो मेंडल के नियम थे वंशागति के वो पूर्ण हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इन नियमों का महत्व क्या है, वास्तविकता में ये नियम किस काम में आते हैं। एक पहला महत्व है, संजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण
प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। दोस्तों, प्रभाविता का नियम होना मनुष्य में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर प्रभाविता का नियम नहीं होगा तो अप्रभावी जीन हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित कर देंगे। तो जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रभावी होकर कार्य करते हैं। इस मेंडल के नियमों द्वारा इनका भी मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। दोस्तों, हम मानव समान होते हुए भी इनमें भिन्नता क्यों है कि प्राचीन समय से तो मानव एक ही जाति रही है, लेकिन इनमें भिन्नता क्यों है? तो दोस्तों, एक छोटा छोटा लक्षण जुड़ते हुए एक बड़े लक्षण का निर्माण कर देते हैं जो एक अभिन्न अंग बन जाता है आगे जाकर। तो वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जिस जीन के कारण ही मनुष्य में भिन्नता पाई जाती है। और जो जीन की संकल्पना की पुष्टि हुई है वो पृथक्करण के नियम द्वारा हुई है। तो पृथक्करण के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि पहले तो जो टीटी था उसमें समयुग्मजीव लंबे दिखाई दे रहे थे। F1 पीढ़ी में हमें समयुग्मजीव लंबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में जैसे हमने संकरण करवाया तो एक लक्षण, अप्रभावी लक्षण भी यहाँ पर सामने आ गया, जो था समयुग्मजीव बोना। इस प्रकार जो पहले अभिव्यक्त नहीं हो पाते जीन वो आगे जाकर अभिव्यक्त हो जाते हैं। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी भी होते हैं तथा 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इसके पश्चात है मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हाइब्रिड नस्ल की आपने बहुत सारी फसलें देखी होंगी, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड आम। दोस्तों, बहुत सारी फसलें हैं। तो उनका विकास कैसे किया जा रहा है, उन्नत फसलें कैसे प्राप्त की जा रही है? मेंडल के हाइब्रिड जो संकरण के प्रयोग हैं उनके द्वारा प्राप्त की जा रही है। इसके पश्चात है मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सूजनन की मेंडलीय नियमों पर आधारित है। दोस्तों, इस प्रकार जो मेंडल के प्रमुख नियम थे और उनका महत्व था वो इस पार्ट 2 में पूरा हो चुका है, और जो पार्ट 1 है उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।